अब मैं जाने से पहले अपने हाथों से तुम दोनों में वो खजाना बराबर बांटना चाहती हूँ बेटा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे सिर्फ आप चाहिए हो। आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये खजाने और दौलत की बातें हम फिर किसी समय कर लेंगे। तो रशीद, जो कि छिपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। ये कहानी है बेलापुर नामी एक गांव की, जहां पर सकीना नाम की एक औरत अपने दो बेटों रशीद और सलीम के साथ रहती थी। सकीना अब 80 वर्ष की हो चुकी थी, जिसके कारण उसको लगता था कि अब उसका इस दुनिया से जाने का समय बहुत करीब है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन रशीद की पत्नी सिद्रा उससे कहने लगी, सुनिए जी, आपने सासू माँ से बात की गहनों के बारे में? देखिए ना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर कल को उनकी मृत्यु हो गई तो सब कुछ आपको बराबर बांटना पड़ेगा। इसीलिए आप तुरंत सारे गहने अम्मा के जीवन में ही उनसे मांग लीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सिद्रा, इन सभी गहनों पर केवल मेरा ही हक बनता है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और सालों से अम्मा की सेवा करता आया हूँ। मैं आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहते ही रशीद अपनी माँ के कमरे की ओर जाता है, मगर अंदर से आती अपनी माँ की आवाज सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। मेरे बेटे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद जी सकूंगी। माँ, तुम ऐसी बात मत करो माँ। अभी तो तुमने और बहुत सारा जीना है। तुम हमें ऐसे छोड़कर जाने की बातें कैसे कर सकती हो? देखना, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। नहीं मेरे बेटे, एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना होगा। मैंने इस दुनिया में बहुत वर्ष बिता लिए हैं। अब जाने से पहले मैंने जो कुछ जमा किया है वो तुम दोनों भाइयों के हवाले करना चाहती हूँ बेटे। तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन में काफी सारी दौलत और खजाना जमा कर रखा था, जिसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया। अब मैं जाने से पहले अपने हाथों से तुम दोनों में वो खजाना बराबर बांटना चाहती हूँ बेटा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे सिर्फ आप चाहिए हो। आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये खजाने और दौलत की बातें हम फिर किसी समय कर लेंगे। सलीम इतना कहकर वहाँ से चला गया। तो रशीद, जो कि छिपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था, तुरंत अपनी पत्नी सिद्रा के पास गया और उसे सारी बात बता दी। अरे, ये तो आपने बहुत ही मजे की खबर सुना दी है। मैं तो समझ रही थी कि सासू माँ ने अपने पास बस गहने ही संभाल कर रखे हैं, पर उन्होंने तो करोड़ों रुपए का खजाना भी छुपाया हुआ है। हाँ, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सिद्रा माँ ने सलीम से कहा है कि अपनी मृत्यु से पहले वो इस खजाने को हम दोनों भाइयों में बराबर बांटेंगी। अरे वो सब तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सिद्रा। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करें जी, और सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। देखना, अम्मा ने जो खजाना छुपा रखा है वो सब हमारा ही होगा। आप बस देखते जाइए। इसके बाद सिद्रा रसोई जाती है, जहाँ पर सलीम की पत्नी नसरीन अपनी सास सकीना के लिए परहेजी खाना बना रही थी। अरे भाभी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? नसरीन, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? मैं खुद ही कर लेती, पर मेरी कमर में सुबह से दर्द है। कोई बात नहीं भाभी, आप बताइए, मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। वो मैंने छत पर तेरे जेठ जी के कपड़े धोकर डाले थे, तो वो उतार ले। शाम होने वाली है ना, ऊपर से मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। ठीक है भाभी, मैं यूं गई और यूं आई। फिर जैसे ही नसरीन रसोई से निकली,
तो सिद्रा ने अपनी सास सकीना के परहेजी खाने में जहर मिला दिया और हंसती हुई अपने मन में बोली, अब आएगा ना असली मजा, तू तो बहुत भोली है नसरीन। कुछ समय बाद जब नसरीन ने अपने सास सकीना को वो खाना खिलाया तो उसी वक्त सकीना के मुंह से झाग निकलने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। सिद्रा जो कि ये सब कुछ खिड़की से छिपकर देख रही थी, तुरंत कमरे में आई और शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय ऊपर वाले, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये क्या कर दिया तूने नसरीन? अरे तूने तो सासू माँ को ही मार डाला, बहुत ही बड़ा पाप कर डाला तूने। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम मत लगाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सासू माँ अचानक से कैसे मर गई। मैं भला इनको क्यों मारूंगी? अपनी बकवास बंद कर तू। मुझे सब पता है, तूने सासू माँ के खाने में जहर मिलाकर इनको मारा है। अभी कुछ समय पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी और तेरे हाथ का खाना खाते ही इनकी मृत्यु हो गई। सिद्रा के चिल्लाने की वजह से रशीद और सलीम भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ है सिद्रा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? और अम्मा के मुंह से ये झाग क्यों निकल रही है? आपकी माँ को नसरीन ने जहर देकर मार डाला है। क्या? पर नसरीन, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने माँ की जान क्यों ली? नहीं, मेरा विश्वास करें, मैंने सासू माँ को नहीं मारा। भाभी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं तो रोज ही इनको ये परहेजी खाना बना कर देती हूँ। मैं भला अपने माँ सम्मान सासू माँ को क्यों मारूंगी? सुनिए जी, आप तो मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है नसरीन। तुम सालों से माँ की सेवा करती आ रही हो। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। तुम रो मत, माँ की आत्मा को दुख होगा। भैया, अब हमें माँ का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सकीना के अंतिम संस्कार के बाद रशीद सलीम को बुलाता है। देखो सलीम, अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, परंतु इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया था कि कौन सी चीज किस भाई को मिलेगी। इसलिए हमें हर चीज का बंटवारा कर लेना चाहिए। आपकी बात ठीक है भाई, पर माँ ने मुझसे भी कहा था कि उनके पास जो कुछ भी है वो बराबर हम भाइयों में बांटना चाहती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या वो झूठ है? भूलो मत कि मैं अम्मा का बड़ा बेटा हूँ और उनके जाने के बाद अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा, समझे? जी भैया, आप मेरे बड़े भैया हो, मुझे पता है। आप जो कहेंगे मुझे वो मंजूर होगा। तो फिर ठीक है, सबसे पहले घर का बंटवारा कर लेते हैं। हमारे पास ये घर है और इसकी पिछली तरफ मिट्टी की बनी झोंपड़ी। अम्मा ने ये घर मुझे दिया था, जबकि झोंपड़ी तेरे हिस्से में आई है। सलीम हैरान तो बहुत होता है कि भला उसकी माँ अपने छोटे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है, पर वो कुछ नहीं कहता। ठीक है भैया, जैसे आप कहो, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तो फिर बारी आती है आखिरी चीज, यानी फलों के बागीचे और उसके सामने मौजूद खाली जमीन की। माँ ने वो फलों वाला बागीचा मुझे दे दिया था और तेरे हिस्से में वो जमीन और कुआं आया है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? जो जमीन आप मुझे दे रहे हैं वो तो सालों से बंजर पड़ी है, ना तो उसमें फसल उग सकती है ना ही फल। और वो कुआं, अरे वो तो अब्बा के जीवन में ही सूख चुका था, वो भला मेरे किस काम का? तुझे क्या लगता है मैं अपनी तरफ से ये सब बंटवारा कर रहा हूँ? अरे जो कुछ मुझे माँ ने बोला था मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है भैया, मुझे आपका फैसला स्वीकार है, पर आप शायद एक चीज बांटना भूल गए हैं। क्या भूल गया हूँ? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे माँ ने जो अपनी दोनों बहुओं के लिए सोने के गहने बनाकर रखे थे, उनको तो आपने बराबर बांटा ही नहीं। सलीम अभी गहनों की बात कर ही रहा था जब सिद्रा वहाँ आ जाती है। अरे देवर जी, कौन से गहने, कैसे गहने? सासू माँ ने तो वो गहने अपनी बहुओं को देने थे, परंतु नसरीन तो उनकी बहू है ही नहीं, बल्कि उनकी कातिल है, कातिल। आपको तो अपने भैया का धन्यवाद करना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं। अगर अभी वो गांव के दारोगा को जाकर नसरीन के प्रति सब कुछ बता दे कि कैसे उसने सासू माँ को जहर देकर मारा है, तो आप दोनों जेल में चक्की पीस रहे होते।
भाभी भाभी मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि नसरीन ने माँ को नहीं मारा। ये सब किसी और की चाल थी और माँ के गहनों पर नसरीन का भी उतना ही हक है जितना कि आपका। बस बहुत हुआ सलीम, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि शांति से मेरी बात मानकर जो मिल रहा है वो लेकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि मैं सच में दारोगा को तुम्हारी पत्नी के करतूत बता दूं। सारा जीवन जेल में सड़ने से बेहतर है इस झोपड़ी में रह लो। क्षमा चाहता हूँ भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। चलो नसरीन, अब हमें यहाँ से जाना होगा। रशीद और उसकी पत्नी सिद्रा सलीम और नसरीन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो उस पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर रहने लगे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है नसरीन? अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के। हमें 2 वक्त की रोटी तो छोड़, 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। आप तो बस रोते जाइए, जी भर कर रोते जाइए। अकल तो आपकी घास चढ़ने गई थी, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने आपके साथ विवाह किया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। बड़े भैया बोलकर आपने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी उन्हें। देख लिया नतीजा, अब भुगते। नसरीन वो मेरे बड़े भैया है, मैं भला उनसे कैसे सवाल जवाब करता? तुमने देखा नहीं था उन्होंने हमें क्या धमकी दी थी? अगर मैं उनके फैसले को स्वीकार ना करता तो अभी हम दोनों इस झोंपड़ी में नहीं बल्कि जेल में होते। अरे वो दोनों आप जैसे मूर्ख इंसान को बुद्धू बना चुके हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि सासू माँ को मैंने मारा। सब कुछ तो उन्होंने रख लिया और आपके हिस्से में क्या आया? घर के नाम पर सिर्फ पुरानी झोपड़ी और खेत के नाम पर वो बंजर जमीन जिसमें सालों पुराना सूखा हुआ कुआं है जो कि हमारे किसी काम का नहीं। नसरीन अब बस भी कर दे। और कितने ताने मारेगी अपने पति को? और छोड़ इन सब बातों को, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा ठीक है जी, छोड़ दिया, पर ये तो बताएं कि आगे क्या होगा? हम दोनों खाएंगे क्या पिएंगे? कुछ बोलेंगे भी या मुंह सीकर यूं ही बैठे रहेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ नसरीन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करता हूँ गांव के सरपंच के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। क्या पता वो हमें इस समस्या से निकलने की कोई योजना बता दे। आप ठीक कह रहे हैं जी, और अगर हो सके तो उनसे कुछ उधार भी मांग लीजिएगा। वहीं दूसरी ओर रशीद और सिद्रा खुशी खुशी सकीना के कमरे में आए ताकि सारा खजाना और वो कीमती गहने देख सके। अरे अब जल्दी से सारा खजाना और गहने माँ की अलमारी से ले। और सिद्रा, मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। आप तो कह रहे थे सासू माँ देवर जी को किसी खजाने का बता रही थी, पर उनकी अलमारी में तो बस ये पोटली मिली है जिसमें 2 सोने के हार और 4 अंगूठियां हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई खजाना नहीं मिला। क्या? अरे अच्छे से देखो ना, वहीं कहीं होगा, तुझे नजर आ रहा होगा। सुनिए जी, मैं अनपढ़ जरूर हूँ पर अंधी नहीं हूँ जो सामने पड़ा खजाना मुझे दिखाई ही ना दे। ना जाने सासू माँ ने वो खजाना छुपाया कहाँ था। चल अगर खजाना नहीं भी मिला तो ये इतना बड़ा घर और गहने तो हमें मिल ही गए हैं जो लाखों रुपए के हैं। इतना कहते ही वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं अगले दिन सलीम गांव के सरपंच की हवेली पहुंच जाता है। प्रणाम सरपंच जी, आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। अरे ओ सलीम, कैसे हो भाई? मुझे तुम दोनों भाइयों के बंटवारे की बात पता चली है, सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम्हारे भाई ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन दोनों पति पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल भी दिया। अरे ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। सरपंच जी, भैया ने जो जमीन मुझे दी है वो बंजर है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं उसमें जो कुआं है उसको तुड़वा कर फिर से ठीक करना चाहता हूँ ताकि उस बंजर जमीन पर फसल उगा सकूं। सलीम, मैं कभी किसी को भी उधार नहीं देता, ना ही आज तक किसी पर दया की है। फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसा कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो सलीम, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, फिर इस पैसे से तुम उस कुएं को तुड़वाकर फिर से नया कुआं बनवा देना। बोलो
क्या तुम्हें मंजूर है? जी जी सरपंच जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं और मेरी पत्नी नसरीन कल से ही आपके खेतों में काम करने आ जाएंगे। सलीम अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता है, जहां नसरीन बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो उसको सरपंच के साथ हुई सारी बातें बता देता है। बस इसी दिन की कमी थी। अब मेरे जीवन में यही दिन देखना रह गया था कि मैं घर पर भी काम करूंगी और खेतों में भी। अब बस भी करो नसरीन, हमें तो ऊपर वाले को धन्यवाद कहना चाहिए कि बैठे बिठाए काम मिल गया है। इसलिए मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कल सुबह होते ही हम दोनों सरपंच जी के खेतों में चले जाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। सलीम और उसकी पत्नी नसरीन अब सरपंच के खेतों पर खूब लगन के साथ काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। देखते ही देखते खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे वाह सलीम, तुम दोनों पति पत्नी ने तो कमाल कर दिखाया। तुम लोगों की मेहनत के कारण इस साल तो मेरी फसल सबसे ज्यादा अच्छी हुई है और मुझे खूब सारा मुनाफा भी हुआ है। ये लो तुम दोनों की इस महीने की मजदूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, अब हम चलते हैं सरपंच जी। ठीक है, जाओ, पर ध्यान रखना, आजकल गांव में कुछ चोर फिर रहे हैं। बहुत से घरों को लूट चुके हैं। दारोगा भी कब से उनकी तलाश में है, इसलिए तुम लोग सावधान रहना और इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना। सुनिए जी, अब हम इन पैसों से कुएं को तुड़वाकर फिर से नया कुआं बनवा लेते हैं। हाँ, मैं कल ही एक मजदूर से कहता हूँ कि वो कुआं तोड़ दे। फिर जब अगली सुबह मजदूर सलीम के साथ कुआं तोड़ने लगता है तो उस कुएं में से ढेर सारे डब्बे निकलते हैं जो कि सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। साहब जी, ये देखो, इसमें से ये डब्बे निकले हैं। अरे वाह, इतना सारा सोना! इसका मतलब अम्मा जिस खजाने की बात कर रही थी वो पिताजी ने सूखे कुएं में छुपा कर रखा था। आहिस्ता बोल, अब चल, हमें ये सोना लेकर तुरंत यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि ये लोग जाग जाए। नसरीन, अरे ओ नसरीन, जल्दी से इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। उसके बाद सलीम अपनी पत्नी नसरीन को उस खजाने के बारे में सब कुछ बता देता है जो कि सकीना ने अपनी मर्जियों से पहले उसे बताया था। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया है जी, हमारे पास इतना सारा खजाना आ गया। हाँ, देखो तो जेठ जी और भाभी ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया और हमसे सब कुछ छीन लिया, पर देखे ऊपर वाले की कृपा से हमें करोड़ों रुपए का खजाना मिल गया है। सही कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। फिर रात को जब रशीद और सिद्रा सो रहे होते हैं तो वही चोर घर की खिड़की से छलांग लगाकर घर में आ जाते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। ये देख, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। आहिस्ता बोल, अब चल, हमें ये सोना लेकर तुरंत यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि ये लोग जाग जाए। फिर अगले दिन जब सिद्रा अपनी अलमारी से वो गहने गायब देखती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे उठे जी, यहाँ हमारे ऊपर कहर टूट पड़ा है और आप मजे से नींदें पूरे कर रहे हैं। उठिए जी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? ऐसा कौन सा कहर एक रात में आ गया? हमारे घर से वो सोने के गहने चोरी हो गए हैं। देखिए जी, सामने वाली खिड़की भी खुली हुई है। मैंने तो पूरा घर छान मारा पर गहने कहीं नहीं है जी। कहीं ये सलीम का किया धरा तो नहीं है? हमें अभी सरपंच जी के पास जाना होगा। रशीद और सिद्रा सरपंच की हवेली आते हैं। हाँ भाई बोलो रशीद, यहाँ क्या लेने आए हो? सरपंच जी, मेरे भाई सलीम ने मेरे घर पर चोरी करके हमारे सारे गहने चुरा लिए हैं। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। अपनी बकवास बंद करो। एक तो पहले तुम दोनों ने अपनी माँ को जहर देकर मार दिया, फिर धोखे से सब कुछ सलीम से भी हड़प लिया, और अब तुम दोनों पति पत्नी
उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने आ गए हो? चौकीदार, बुलाओ दारोगा को, ताकि वो इन दोनों को अपनी माँ के कत्ल और सारी जायदाद हड़प करने के जुर्म में जेल ले जाए। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? हमने नहीं मारा अम्मा को, हम भला क्यों मारेंगे? जी सरपंच जी, वो तो उस सलीम की पत्नी ने सासू माँ के खाने में जहर मिलाया था। तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे सब पता चल चुका है। तुम जैसे मूर्ख लोगों की असल जगह जेल है, जेल। यूं रशीद और सिद्रा को उनके लालच और धोखे की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सलीम अपनी पत्नी नसरीन के साथ एक बड़े से बंगले में सुखी जीवन बिताने लगा।